हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होगा टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स के ऊपर। देखिए, कल हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या आप लोगों को याद रखना है और क्या क्या याद नहीं रखना है। मतलब जो थ्योरी पार्ट है उसका मैंने एक प्रोसेस बताया था कि बर्निंग ऑफ ब्रिक्स में जैसे अपन क्या पढ़े थे, अपन पढ़े थे बुल ट्रेंच क्लीन पढ़े थे, हाफमैन क्लीन पढ़े थे, हाफमैन क्लीन पढ़े थे और क्या पढ़े थे, टनल क्लीन। तो इनमें क्या है, बुल ट्रेंच क्लीन में क्या रहा याद रखना है आपको, 2 सेट्स ऑफ मूवेबल चिमनी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हाफमैन में ये कैसा रहता है, इसका प्लान कैसा रहता है, ये ग्राउंड के ऊपर बनाया जाता है, नीचे बनाया जाता है, ठीक है, ये चीज। और उसके बाद टनल क्लीन जो है कब यूज किया जाता है, टनल क्लीन कब यूज किया जाता है, जब हम ब्रिक लार्ज पैमाने पे बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोगों को मैं प्रोसेस भी बताया था कैसे बर्न किया जाता है, कैसे इसमें लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है करके, ठीक है। तो प्रोसेस जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन आज का जो क्लास है वो मोस्ट आईएमपी बनेगा, ठीक है। आप जो है आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स के ऊपर। देखिए, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स से जनरली जो है क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज बहुत सारे बनते हैं इसमें। मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा कवर करना है, कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है और कौन सा आप लोगों को सिर्फ थ्योरी के रिगार्डिंग याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो पहला लेक्चर है वो शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। पहला क्या होता है, स्टैंडर्ड या फिर मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में ना, सीजीपीएससी के में और सीजी व्यापम के में, ठीक है। स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज ब्रिक का क्या होता है, स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज ब्रिक का क्या होता है, ये होता है आपका 19 सेंटीमीटर। एक बार और बता चुका हूं मैं, 9 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखिए, नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज में क्या करेंगे, जो मॉड्यूलर साइज है उसमें 1 mm जो प्लास्टर रहता है उसको ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, साथ में 1 सेंटीमीटर ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो कन्वेंशनल या नॉन मॉड्यूलर ब्रिक, जनरली ये क्या है, बड़े बड़े साइज के ब्रिक होते हैं, ये जहां बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां यूज किया जाता है। तो इसका जो साइज है, इसका साइज हर बुक में अलग अलग दिया है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो लिया जाता है 23 सेंटीमीटर क्रॉस 11.5 सेंटीमीटर क्रॉस 7.5 सेंटीमीटर। आपको इसको ज्यादा याद रखना है ना, हो सकता है अगले एग्जाम में ये पूछ दे, इसलिए मैं इसको बता दी हूं, आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है जी। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, 1 मीटर क्यूब में, याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, सीजीपीएससी व्यापम दोनों में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 1 मीटर क्यूब ब्रिक्स कंसिस्ट कितने नंबर ऑफ 1 मीटर क्यूब ब्रिक, मतलब क्या समझते हैं, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट और 1 मीटर विड्थ, ठीक है। उसमें यदि हम ब्रिक को जमाते हैं तो हमारा कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको लगेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 1 मीटर क्यूब में जमाना है अपने को, अपने ब्रिक का साइज क्या है, इसको लिया जाता है, नॉमिनल साइज को लिया जाता है ना, 0.2, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 0.2 क्रॉस 0.1 क्रॉस 0.1, ये कितना आ जाएगा 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो एग्जाम में क्या पूछा गया है, 1 मीटर क्यूब कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्रिक। तो आपको क्या याद रखना है, 500। यदि याद नहीं रखना है तो आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों तरीका आना चाहिए, ठीक। अगला देखिए, वेट ऑफ ब्रिक्स। वेट ऑफ ब्रिक्स जनरली 1 मीटर क्यूब में कितना लिया जाता है, 1 मीटर क्यूब में जो आईएस कोड है उसने बताया है कि 1800 केजीज होता है, 1800 केजीज होता है। और जनरली 1, अगला देखिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगला देखिए, 1 मिनट यहीं पे बताता हूं, ठीक। ये होता है 1 मीटर क्यूब का, 1 मीटर क्यूब का, और 1 ब्रिक का जो वेट होता है वो जनरली लिया जाता है 3 to 3.5 केजी, ठीक है जी। 1 ब्रिक का जो वेट है वो कितना लिया जाता है, 3 से 3.5 किलो, ठीक।
चलिए अगला देखिए, अगला कुछ ब्रिक्स हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरली पूछा गया है न्यूट्रल ब्रिक से। ठीक, तो इसमें हम देख लेते हैं न्यूट्रल ब्रिक से पूछा गया हो सकता है, इससे भी पूछ लिया जाए। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये एसएससी जेई वालों के सिलेबस में है। ठीक है, तो अपन क्या है इसको भी कवर कर लेते हैं। तो देखिए इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको। एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक, ये क्या होता है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस एसिड के अगेंस्ट अच्छा है उसको क्या कहा जाता है, एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ठीक है, एसिड के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छा होगा। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे फायर क्ले ब्रिक हो गया और सिलिका ब्रिक। इसका आपको क्या याद रखना है, सिर्फ एग्जांपल याद रखना है, सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। ठीक, अगला देखिए बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक। इसमें क्या होगा, जो बेसिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस अच्छा देगा वो बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक रहेगा। इसमें क्या याद रखना है आपको, सिर्फ एक एग्जांपल, कौन सा, बॉक्साइट ब्रिक। ठीक, अगला क्या होता है, अगला होता है आपका न्यूट्रल ब्रिक्स। न्यूट्रल ब्रिक्स का क्या याद रखना है, एग्जांपल सिर्फ क्या होता है, क्रोमाइट ब्रिक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कुछ थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स में हम जनरली टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स याद कीजिए, जब हम सीमेंट पढ़ रहे थे तब हमने क्या देखा था, टेस्ट कितने तरीके से किया जा रहा था, टेस्ट कितने तरीके से किया जा रहा था जी, दो तरीके से। क्या क्या था, एक तो था फील्ड टेस्ट और दूसरा था लैब टेस्ट। ठीक है, तो फील्ड टेस्ट में क्या क्या आता है, फील्ड टेस्ट में आता है इसमें साउंडनेस टेस्ट। इसमें साउंडनेस और सीमेंट का साउंडनेस बहुत अलग होता है ना। आप सीमेंट का साउंडनेस रिकॉल कीजिए, सीमेंट के साउंडनेस में क्या क्या होता है, क्या क्या ऑपरेटर्स यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको देखेंगे साउंडनेस टेस्ट। उसके बाद क्या आता है, इसका दूसरा जो आता है वो आता है टफनेस टेस्ट, और तीसरा देखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है, लैब टेस्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लैब टेस्ट में हम पढ़ेंगे पहला जो रहेगा वो है डायमेंशन टेस्ट। पहला रहेगा डायमेंशन टेस्ट। दूसरा क्या रहेगा जी, दूसरा रहेगा कंप्रेसिव या फिर क्रशिंग स्ट्रेन टेस्ट। दूसरा क्या रहेगा हमारा, क्रशिंग या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट रहेगा। और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा फ्लोरोसेंस टेस्ट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट मतलब क्या होता है, साउंड मतलब क्या होता है, आवाज। तो ब्रिक में इसका जो नाम है वही उसी के आधार पर इसका टेस्ट का नाम रखा गया है। ठीक, साउंडनेस मतलब यदि हम दो ब्रिक को आपस में टकराते हैं, ऐसे करके दो ब्रिक को आपस में टकरा रहे हैं तो उसमें क्या आना चाहिए, क्लियर रिंगिंग साउंड आना चाहिए, मतलब टन से आवाज आना चाहिए, ठुस नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, टन से आवाज आना चाहिए। तो इसमें क्या आना चाहिए, कलर तो नहीं आ रहा है, हाँ, क्लियर रिंगिंग साउंड आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा साउंडनेस टेस्ट। यदि आप फील्ड में खड़े हैं, आपको ईंटक चेक करना है कि अच्छा है कि नहीं है, 2 मिनट पकड़िए, टकरा के देखिए, यदि वो टूट जाते हैं या फिर उसमें से आवाज जो है ठीक से नहीं आ रहा है, मतलब आपका ब्रिक ढंग से नहीं पका है या फिर आपका ब्रिक की जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। दूसरा टेस्ट हम देखेंगे टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट क्या होता है, टफनेस टेस्ट करने के लिए अपन एक ब्रिक को उठाते हैं और 1 मीटर हाइट से उसको नीचे हार्ड सरफेस पे गिरा दीजिए। 1 मीटर हाइट से हार्ड सरफेस पे गिरा दीजिए। यदि वो नहीं टूटता है मतलब उसकी टफनेस क्या है, अच्छी है, और यदि वो टूट जा रहा है मतलब वो क्या है, वीक है, कमजोर है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप, फॉल फ्रॉम 1 मीटर हाइट, fall from 1 meter height if
not broken into pieces, then brick quality is good, ठीक है। यदि पीसेस में टू नहीं टूट रहा है तो ब्रिक की क्वालिटी है बहुत अच्छी मानी जाएगी। अब वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है देखिए, इसको अलग अलग पढ़ लेते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के मुताबिक 3 प्रकार ब्रिक को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक होता है फर्स्ट क्लास, दूसरा होता है सेकेंड क्लास, तीसरा होता है थर्ड क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक किसको कहेंगे? यदि हम ब्रिक को पानी में डुबा देते हैं, पानी में डुबाने के बाद यदि वो 24 घंटे में, पानी में डुबाने के बाद यदि 24 घंटे में 24 आवर्स में यदि 20% ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है, 20% यदि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक है। और किसका 20%? वाटर का, वाटर वेट ऑफ वाटर, वाटर के वेट के 20%। यदि हमने 100 ml डाला है, मान लिया जाए 100 ml डाला है, मतलब कितना एब्जॉर्ब कर लेगा वो? 20 ml एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। सेकेंड क्लास ब्रिक क्या होता है? सेकेंड क्लास ब्रिक ये होता है कि उसमें वाटर जो एब्जॉर्प्शन है वो कितना आता है? 22%। 22% यदि एब्जॉर्ब कर ले रहा है, 22% एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो क्या है वो? सेकेंड क्लास ब्रिक्स में आएगा। थर्ड क्लास ब्रिक का क्या होता है? थर्ड क्लास ब्रिक का होता है 24% वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ब्रिक को वाटर एब्जॉर्प्शन के मुताबिक बांटा गया है। ब्रिक को हम एक और कैटेगरी में बांटेंगे, ब्रिक को हम बांटेंगे क्रशिंग या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मुताबिक, ठीक है। ऐसा नहीं फर्स्ट क्लास ब्रिक यदि 20% एब्जॉर्ब कर लिया माने फर्स्ट क्लास ब्रिक हो गया, उसको कुछ और कैटेगरी भी रहता है, उसमें भी क्राइटेरिया उसको पार करना पड़ता है, तब उसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक है। हम इसके बारे में आगे देखेंगे। फर्स्ट क्लास ब्रिक किसको कहा जाएगा, उसका क्या यूज होगा, कहाँ पे उसको यूज करेंगे, कहाँ पे सेकंड क्लास ब्रिक को यूज करेंगे, अलग अलग बना रहे हैं तो अलग अलग जगह यूज करेंगे ना जी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब ये हो गया, यहां तक हमारा हो गया फील्ड टेस्ट। अब हम पढ़ते हैं हमारा लैब टेस्ट। लैब टेस्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। लैब टेस्ट क्या है, उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है। कौन सा टेस्ट लैब टेस्ट में नहीं आता है या कौन सा टेस्ट लैब टेस्ट में आता है, सब आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। देखिए लैब टेस्ट में जो हम पहला पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा डायमेंशन टेस्ट। लैब टेस्ट में जो हमारा पहला रहेगा डायमेंशन टेस्ट। कलर अच्छा आ रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो गड़बड़ हो जाता है महाराज, ठीक है। पहला है हमारा लैब डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन टेस्ट के बारे में बताया किसने गया है, कौन सा आईएस कोड यूज किया गया है जो बताया है कि ब्रिक का डायमेंशन क्या क्या होना चाहिए, कितना से कितना वेरी करना चाहिए, तो हम उसको एज अ इंजीनियरिंग पर्पस यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि उससे एक्सेस हो जाएगा तो यूज नहीं करेंगे, ठीक। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं आईएस कोड। आईएस कोड कौन सा, आईएस कोड कौन सा बताया है, डायमेंशन के बारे में जो बताया आईएस कोड, उसमें कौन सा आईएस कोड है वो है हमारा, एक मिनट ये कलर देखना तो जी बढ़िया आ रहा है कि नहीं। आईएस कोड 1077 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, राइट कर, वाइट कर, वाइट नहीं दिख रहा, वाइट नहीं दिख रहा, नीला नीला ब्लू करो, ब्लैक बोल करो। देखिए इसके लिए जो आईएस कोड यूज किया गया है वो है हमारा 1077 बताता है कि उसका लेंथ विड्थ हाइट कितना से कितना होना चाहिए, ठीक। चलिए
इसमें जो नंबर ऑफ सैंपल्स, मतलब ऐसा नहीं कि एक ब्रिक को आप उठा के उसका लेंथ और विड्थ और हाइट चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें 20 ब्रिक को एक साथ उठाकर उसका लेंथ उसका लेंथ को चेक किया जाता है, उसका हाइट को चेक किया जाता है और उसके विड्थ को चेक किया जाता है। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने यूज होते हैं? 20 नंबर्स ऑफ सैंपल। देखिए स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का भी स्टैंडर्ड साइज हम लोग पढ़े कितना हो रहा है, कितना था 19 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ वाइज है ना, लेंथ वाइज देखिए इसको लेंथ वाइज लगाया गया है, तो लेंथ वाइज इसको देखिए लगाया गया है, 20 ब्रिक को लगाया गया है, इसका जो लेंथ रहना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 19 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, कितने नंबर ऑफ सैंपल हैं 20, तो 19 इंटू 20 करेंगे तो आपका आएगा जो एग्जैक्ट साइज है वो रहना चाहिए 380। ठीक है जी, एग्जैक्ट साइज है जो एकदम एक्चुअल साइज है वो रहना चाहिए 380। और ये वेरी इसमें टॉलरेंस जो लिमिट बताया गया है वो बताया गया है प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर। याद रखिए लेंथ में टॉलरेंस लिमिट कितना है, प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर। विड्थ के मुताबिक कब रखेंगे, देखिए विड्थ के मुताबिक रखा गया है, ऐसे 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 रखा गया है 20 ब्रिक को एक साथ। ठीक, तो उसका टोटल विड्थ की जो है उसका टोटल विड्थ कितना होगा, तो देखिए विड्थ कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 20 करेंगे कितना आएगा 180 सेंटीमीटर। इसमें जो टॉलरेंस लिमिट है, इसमें जो टॉलरेंस लिमिट है वो बताया गया है, आईएस कोड ने सजेस्ट किया है प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। मतलब हम कहां तक विड्थ को परमिट कर सकते हैं 176 से 184 सेंटीमीटर तक, प्लस 4 कर दीजिए माइनस 4 कर दीजिए। ठीक, हाइट, अब देखिए हाइट का क्या है 9 सेंटीमीटर सेम है, उसमें भी 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 180। इसमें भी टॉलरेंस लिमिट रखा गया है प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए देखिए यह है, इसमें देखिए विड्थ के अकॉर्डिंग रख दिया गया है, इसको हम ऐसे रखेंगे ब्रिक को हाइट के मुताबिक, ऐसे 20 ब्रिक को रखेंगे तो उसका हाइट कितना रहना चाहिए, ये आईएस कोड ने बताया है वो रहना चाहिए 180 प्लस माइनस 4। ठीक है, अब देखिए नॉन मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज है, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज है वो कितना होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि कितना होता है 23 इंटू 11.5 एक मिनट 23 इंटू 11.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे 23 इंटू 11 सेंटीमीटर क्रॉस 7 सेंटीमीटर के मुताबिक। ठीक है जी, इसके मुताबिक कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक, आईएस कोड ने इसी को लिया है, इसी को गाइडलाइन के मुताबिक दिया गया है। तो नॉन मॉड्यूलर साइज में देखिए लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ में 20 का मल्टीप्लाई कीजिए 23 में, देखिए लेंथ वाइज रखा गया है, इसमें 23 ब्रिक्स रखे गए हैं, तो ब्रिक 20 ब्रिक रखे गए हैं, उसको 23 है उसका नंबर, एक का साइज कितना है 20, एक का लेंथ कितना है 20, तो 23 सॉरी एक का जो लेंथ है वो कितना है 23, तो 20 का कितना हो जाएगा इंटू 20 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 460 प्लस माइनस 8। देखिए जो टॉलरेंस लिमिट है वो सेम रखा गया है, चाहे वो मॉड्यूलर साइज के ब्रिक के लिए है या नॉन मॉड्यूलर साइज के ब्रिक के लिए। ठीक है, विड्थ को देखिए, विड्थ कितना हो जाएगा 11 इंटू 20 कर दीजिए, 11 इंटू 20 कितना हो जाएगा 220। टॉलरेंस लिमिट इसमें भी सेम रखा गया है प्लस माइनस 4। हाइट का कितना रखा गया है, हाइट है 7 सेंटीमीटर, मतलब हमारा 7 सेंटीमीटर हाइट है और 20 को ब्रिक को ऐसे रखा गया है, तो कितना आ जाएगा 140 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टॉलरेंस लिमिट आप लोगों को याद रखना है ना। ये क्या है, ये जो हमारे यहाँ का है वो है टॉलरेंस लिमिट, ये समझ में आया। देखिए ये डायग्राम भी आप लोगों को इसीलिए दिखाया गया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ठीक, ये देखिए ये इसका साइज कितना है, ये 23 है, ये कितना है 23 है, ऐसे ही करते 20 को रखा गया है, 20 को रखा गया है, तो उसका साइज कितना हो जाएगा टोटल
23 इंटू 20 करेंगे, ठीक, तो इतना आ जाएगा। इसका लेंथ देखिए, इसका विड्थ देखिए कितना है, ये है हमारा 11 सेंटीमीटर। 11 इसका विड्थ कितना है, 11 सेंटीमीटर। तो ऐसे करते करते 20 पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 220, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है, ठीक। चलिए अगला जो देखते हैं, अगला हमारा रहेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक। चलिए अगला देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या क्या करते हैं, उसमें क्या क्या वैल्यू आता है उसको देखते हैं। एक मिनट जी, देखिए यह है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रेक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए सबसे पहले अपने को जानना है कौन सा आईएस कोड दिया गया है। कौन से आईएस कोड में ये बताया गया है कि ब्रेक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना कितना होना चाहिए, ठीक। तो आईएस कोड इसके लिए यूज किया गया है, आईएस कोड जो यूज किया गया है वो है हमारा नहीं आ रहा है, आईएस कोड जो यूज किया गया है वो है हमारा 3495, ठीक है। 3495 ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर 3495 पार्ट 1 में बताया गया है कि ब्रेक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका कैसे चेक करेंगे, उसका कौन ब्रेक को अलग अलग कैटेगरी में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मुताबिक कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो नंबर ऑफ सैंपल, इतने नंबर ऑफ सैंपल का यूज करके उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट चेक किया जाता है, तो ये किया जाता है 6 नंबर ऑफ सैंपल, मतलब 6 ईंट को उठाएंगे और 6 ईंट का हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, ठीक। इसके लिए देखिए क्या किया जाता है, यह प्रोसेस कैसे किया जाता है। ब्रिक को सबसे पहले लिया जाता है, एक ब्रिक को 6 ब्रिक अपन उठाए हैं, पहले सब ब्रिक को अलग अलग करके एक ब्रिक को उठाइए, उसको पानी में डुबा दीजिए। पानी में कितने टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या किया जाता है, ब्रिक को पानी में डुबा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रिक को निकालिए, पानी से बाहर निकालिए, और उसका जो ऊपर का जो गड्ढा रहता है, जिसको हम क्या बोले हैं, ऊपर के गड्ढा क्या बोले हैं जी, फ्रॉग। फ्रॉग को क्या कीजिए, 1:3 के मोटार बना के, सीमेंट और सैंड का मोटार बना के उसको भर दीजिए, ठीक। उसको भरने के बाद हम क्या करेंगे, जूट की बोरी, हमारे साइड जो गांव का बोरी नहीं रहता जी, जिसमें धान वान भरते हैं, उसको गीला करके उस ब्रिक में लपेट दीजिए। उससे क्या होगा, आपका ब्रिक जो है गीला रहेगा, मोटार जो है गीला रहेगा, तो स्ट्रेंथ अपना जितना स्ट्रेंथ उसको चाहिए उसको गेन कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा कितने दिन के लिए किया जाता है, ऐसा किया जाता है, ब्रिक को बोरी में लपेट दिया जाता है और 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ब्रिक को बोरी में लपेट कर 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर 3 दिन बाद उसको हम क्या करेंगे, ईंट को देखेंगे हमारा मोटार क्या है, उसमें प्रॉपर्ली जम गया है, सेट हो गया है, तो उसको क्या करेंगे, सीटीएम मशीन, मतलब कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, या इसी को यूटीएम मशीन कहा जाता है, उसमें यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसमें लाएंगे यहाँ पर, ठीक। और उसके ऊपर ब्रिक के टॉप और बॉटम में 3 mm का प्लाई लगा रहता है, 3 mm का प्लाई लगाकर इसमें हम क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। लोड का वैल्यू कितना रहता है, लोड का वैल्यू रहता है 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट का लोड इसमें लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अपने को लोड मिल गया, उसके बाद हमको निकालना क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, लोड अपॉन एरिया करके हम क्या निकाल लेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यदि हमारे ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm² आ रहा है, ठीक है, 10.5 न्यूटन पर mm² या उससे ज्यादा आ रहा है, तो उसको कहा जाएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक। मतलब सबसे अच्छा ब्रिक कौन सा होगा, जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm² से ज्यादा होगा, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 105 kg पर सेंटीमीटर², ठीक है। सेकेंड क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 7 न्यूटन पर mm² या फिर 70 kg पर सेंटीमीटर²। देखिए
ये 70 केजी या फिर 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। यदि ये वैल्यू नहीं दिया है, आप यदि एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ये वैल्यू नहीं दिया है, तो उस केस में अपने को लेना है 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 75 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, याद रखिए यदि ये नहीं दिया है तब के केस में अपने को ये लेना है, और यदि दोनों दिया होगा तो कौन सा लेना है 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो थर्ड क्लास ब्रिक है उसका वैल्यू बताया गया है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसे कितना लिख सकते हैं हम लोग 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये जो मशीन है इसके बीच ईंट को रखा गया है, उसके बाद लोड जो है अप्लाई किया जा रहा है। ठीक, इस तरह से परफॉर्म किया जाता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रिक। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग फ्लोरोसेंस टेस्ट ऑफ ब्रिक। ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे, ब्रिक का फ्लोरोसेंस टेस्ट देखेंगे, चेक करेंगे ब्रिक सही है कि नहीं है। ठीक, देखिए फ्लोरोसेंस टेस्ट ऑफ ब्रिक, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसके लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, मतलब कौन से कोड में बताया गया है कि फ्लोरोसेंस कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए भी जो कोड यूज किया गया है, इसके लिए भी जो कोड यूज किया गया है, याद रखिए कोड है IS कोड 3495 पार्ट 3। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कितना था बताइए, कमेंट करके बताइए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कितना था। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ सैंपल है, नंबर ऑफ सैंपल इसमें कितने यूज किए जाते हैं, इसमें 5 ब्रिक यूज किए जाते हैं, 5 ब्रिक यूज किए जाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से ईंट को लिया जाता है और उसको ये जो बर्नर है जिसको पोर्सिलिन बोलते हैं, ठीक है, उसमें डुबा दिया जाता है, और इसमें पानी में डुबा दिया जाता है। ये जो पानी भरा जाता है वो 25 mm तक डेप्थ तक भरा जाता है। ठीक है, 25 mm डेप्थ तक भरा जाता है। एक मिनट, उसके बाद क्या किया जाता है, इसको ये जो जिस रूम में या जिस जगह में टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है वो जगह क्या होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। ठीक, एक मिनट, ये साइज आपको बताना भूल गया, इसका जो साइज रहता है, ये जो पोर्सिलिन है जिसमें अपन ब्रिक को रख रहे हैं, ठीक, उसका जो साइज रहना चाहिए वो रहता है आपका 180 क्रॉस 40। ठीक है, 180 क्रॉस 40 सेंटीमीटर रहना चाहिए, 180 क्रॉस 40 रहना चाहिए। इसको क्या करते हैं, इसमें रखने के बाद हम इसमें पानी भर देते हैं। ठीक है, पानी भर दिया इसमें, इतना डेप्थ तक 25। ये डेप्थ कितना होता है, ये वाला डेप्थ जो है वो होता है, देखिए ये वाला जो डेप्थ है जहां तक पानी भरा है पहले स्टेज में वो 25 mm तक रहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस जगह ये परफॉर्म किया जा रहा है वो जगह क्या है, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखिए कुछ मात्रा में पानी क्या है ये ब्रिक एब्जॉर्ब करेगा और कुछ हो सकता है इवापोरेट हो जाए। ठीक, उसके बाद जैसे ही ये पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया या ये इवापोरेट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन इसमें फिर 25 mm पानी भर देंगे, उसमें क्या करेंगे, अगेन 25 mm वाटर जो है फिल कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ब्रिक कैसा है करके। ठीक, चलिए देखिए, उसके बाद हम ब्रिक को क्या करेंगे, चेक करेंगे। यदि ये जो एक्सपोज्ड एरिया है, ये जो एक्सपोज्ड एरिया है, ये वाला जो पानी के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक, ये वाला, ये देखिए ये और ये, ठीक है, उसमें यदि जो साल्ट कंटेंट है या फिर जो व्हाइट पैचेस है, यदि वो बहुत कम, एकदम ना के बराबर है तो उसको क्या कहा जाएगा, नील। यदि नेग्लिजिबल मात्रा में, मतलब लमसम नहीं ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये क्या है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रिक है। ठीक, अगर दूसरा जो है वो रहेगा स्लाइटली मतलब लेस देन 10% है, लेस देन 10% ऑफ एक्सपोज्ड एरिया। यदि एक्सपोज्ड एरिया के 10%, मतलब ये जो एक्सपोज्ड एरिया है उसके 10% से कम आ रहा है तो उसको कहा जाता है स्लाइट फ्लोरोसेंस। ठीक, मॉडरेट कब माना जाएगा, मॉडरेट तब माना जाएगा ये जब ग्रेटर देन 10% एंड
लेस देन 50% होगा, ग्रेटर देन 10% रहेगा और लेस देन 50% रहेगा, तब ये माना जाएगा मॉडरेट। याद रखिए, हम जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो ब्रिक यूज करते हैं, इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो ब्रिक यूज करते हैं वो यहीं तक किया जाता है, मॉडरेट तक, ठीक। और हाई क्वालिटी जो कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ यहाँ तक स्लाइटली तक यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग पर्पस में कहां तक यूज किया जाता है? मॉडरेट तक, उसके बाद हम अलाउ नहीं करते हैं, ठीक। तो हैवी क्या होता है? हैवी होता है ग्रेटर देन 50% है, ग्रेटर देन 50% है। लेकिन इसमें जो व्हाइट पैचेस है, ठीक, व्हाइट जो पैचेस है वो पाउडर फॉर्म में नहीं है, मतलब झड़ नहीं रहे हैं, दिख बहुत ज्यादा रहे हैं, 50% से ज्यादा इसके जो एक्सपोज्ड एरिया है उसमें व्हाइट पैचेस आ गए हैं, लेकिन वो क्या है, झड़ नहीं रहे हैं। तो उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ? झड़ नहीं रहे हैं, मतलब क्या है, पाउडरिंग फॉर्म में नहीं है, चिपके हुए हैं उससे, तो उसको कहा जाएगा हैवी। और सीरियस कब कहा जाएगा? जब उसमें से जो व्हाइट पैचेस जो हैं वो झड़ रहे हैं। ग्रेटर देन 50% तो रहेगा, ग्रेटर देन 50% तो रहेगा, और जो है व्हाइट पैचेस जो हैं या सॉल्ट कंटेंट जो है क्या हो रहे हैं, पाउडरिंग फॉर्म में झड़ रहे हैं, पाउडरिंग फॉर्म में झड़ रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा आपका सीरियस, ठीक है। देखिए, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में अपने को क्या क्या पढ़े हम लोग, अपने को क्या क्या याद रखना है, वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है फील्ड टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, उसके बाद लैब टेस्ट में कौन कौन सा यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि पूछा जाता है विच वन इज नॉट कम्स अंडर फील्ड टेस्ट, तो उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। डायमेंशन दे दिया रहेगा, कंप्रेसिव दे दिया रहेगा, इफ्लोरेसेंस दे दिया रहेगा और साउंडनेस टेस्ट दे दिया रहेगा। तो आपको कौन सा नहीं है वो पढ़े रहेंगे तब याद रहेगा, ठीक है। देखिए ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक। और दूसरा, पहला मैं बताया कि कौन कौन सा फील्ड टेस्ट में आता है, कौन कौन सा लैब टेस्ट में आता है। जो अगला रहेगा वो रहेगा हमारा लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में कितने नंबर ऑफ सैंपल यूज किए जाते हैं, कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है, ठीक। और उसमें जो मैं बताया हूँ कुछ डायमेंशन बताया हूँ, जैसे ये हो गया नीट के लिए क्या है, स्लाइटली के लिए क्या है, ठीक है, सीवियर कंडीशन के लिए क्या है, हैवी के लिए क्या है, मॉडरेट के लिए क्या है, इंजीनियरिंग पर्पस में कहां तक हम अलाउ करते हैं, ये सब चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ में बताया था, क्रशिंग स्ट्रेंथ के मुताबिक हम लोग फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में डिवाइड किए थे, तो वो उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम अब कल देखेंगे कि क्रशिंग स्ट्रेंथ के मुताबिक हमने जो ईंट को डिवाइड किया है उसका यूज कहां कहां पे किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं, हमारा तरीका ये है कि आपको कम से कम थ्योरी लिखवाएं, वही चीज लिखवाएं जिसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। आप इसमें एक भी चीज बाहर नहीं जा रहा है, आप इसको कॉपी में लिखेंगे, मुश्किल से 5 से 6 लाइन में कवर हो जाएगा, ठीक। और आप इसको ऐसे ही लिखने का कोशिश कीजिए, क्या है, आप ऐसे लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट वो दिखता रहेगा, याद करने में बहुत आसानी होगी। तो आप अपना एक व्यू बनाइए लिखने का, जिससे आप लोगों को दोबारा रिकॉल करने में, जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।